नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा टीपीए का लेक्चर 5। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सेक्शन 6, जो कि हम लोगों को क्या बताता है, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड इनटू टीपीए। बट दोस्तों, अगर हम बेयर एक्ट में देखेंगे तो उसमें हमको दे रखा है इसका अपोजिट, व्हाट मे नॉट बी ट्रांसफर्ड इन टीपीए। इसमें है दोस्तों प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर एक्सेप्ट the 10 types mentioned। इसका मतलब दोस्तों कि हम हर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक्सेप्ट जो दे रखी हैं। पहला क्या है दोस्तों, स्पेस सक्सेशनिस। इसका सेक्शन क्या है दोस्तों, 6A। ये पहली टाइप की प्रॉपर्टी है दोस्तों जो कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अब इस प्रॉपर्टी में होता क्या है ये हम लोग देखते हैं। स्पेस सक्सेशनिस, इसमें 3 टाइप्स की प्रॉपर्टी हैं जो कि हम लोग नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। पहली प्रॉपर्टी, चांस ऑफ ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी थ्रू सक्सेशन। दूसरी क्या है दोस्तों, चांस ऑफ ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी थ्रू विल। और तीसरी कौन सी है, एनी अदर चांस ऑफ ए लाइक नेचर। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, चांस ऑफ ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी थ्रू सक्सेशन। अगर कोई ए पर्सन है वो प्रॉपर्टी बी को नहीं बेच सकता सिर्फ इस चांस पर कि ये जो प्रॉपर्टी है वो उसको मिलने वाली है थ्रू सक्सेशन। अब जैसे कोई फादर है, वो अभी ज़िंदा है, तो ए को ये लगेगा कि फादर की प्रॉपर्टी तो
ए को मिलेगी ही मिलेगी थ्रू सक्सेशन इन फ्यूचर, पर वो प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफ़र कर दे। सिर्फ ये सोच कर कि प्रॉपर्टी अभी नहीं है उसके पास, अभी किसके पास है, फादर के ही पास है, पर वो प्रॉपर्टी इसलिए ट्रांसफ़र कर रहा है कि उसे फ्यूचर में मिल जाएगी वो प्रॉपर्टी। अभी तो ए के पास नहीं है पर फ्यूचर में मिल जाएगी उसको प्रॉपर्टी। सिर्फ इस नोशन पर वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। दूसरा क्या है दोस्तों, ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता सिर्फ इस नोशन पर कि विल उसके फेवर में है। जैसे फादर है, उसने अपने जीवन काल में विल बना दी ए के फेवर में कि मेरी प्रॉपर्टी ए के पास जाएगी, तो ए ने सिर्फ उसी नोशन पर कि मेरे फेवर में विल बना दी गई है तो वो ट्रांसफ़र बी को नहीं कर सकता। अब जैसे फादर है, वो उसने ये एक विल बनाई, इसको नए पेज पर समझाता हूँ। उसने एक विल बनाई विल नंबर 1, ये बनाई 2020 में, किसके फेवर में, ए के फेवर में। अब वो इस विल से सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने दूसरी विल बनाई विल नंबर 2, ये उसने बनाई 2022 में, किसके फेवर में, उसने ए के फेवर में ना बनाकर बी के फेवर में बना दी। तो अब दोस्तों कौन सी विल इफ़ेक्टिव होगी, जो सबसे लास्ट में विल बनाई गई होगी ओनर के द्वारा, ये विल इफ़ेक्टिव में आएगी। अब अगर यही केस लेते हैं, अगर ए के फेवर में विल बन गई और इसके पास अभी ओनरशिप नहीं आई, बस विल में इसका नाम लिखा है कि ए के मतलब ओनर के जाने के बाद जो प्रॉपर्टी है वो बी को जाएगी, सॉरी ए को जाएगी, तो इसी नोशन पर कि विल में ए का नाम लिखा हुआ है तो ए ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर जो ओनर है वो मर गया और जो लास्ट विल थी वो 2020 वाली ही रहती तो प्रॉपर्टी ए के पास जाती, पर इस केस में क्या किया, ओनर ने 2022 में भी एक विल बनाई फेवर में बी के। अब अगर ए प्रॉपर्टी यहाँ किसी एक्स पर्सन को दे देता, ठीक है, तो फिर ये तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट चला जाता ना। तो इसीलिए जब तक आप पर ओनरशिप नहीं आ जाती, जब तक आपके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं आ जाता, तब तक आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये आपको समझ आया होगा। थर्ड क्या था, एनी अदर चांस ऑफ ए लाइक नेचर। जैसे अगर चांसेस हैं प्रॉपर्टी मिलने के, विल हो गया, सक्सेशन हो गया,
या फिर चांस हो गया विनिंग ऑफ लॉटरी। आपको सिर्फ चांसेस हैं कि आप जीत सकते हो लॉटरी, तो सिर्फ चांसेस के बिहाफ पर भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मतलब इसका लास्ट एकदम कंक्लूज़न आप देखेंगे तो कंक्लूज़न इसका यही है कि जब तक आपके पास ओनरशिप ना हो तब तक आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सेकंड देखते हैं दोस्तों। राइट ऑफ री एंट्री, सेक्शन 6B। अब ये राइट ऑफ री एंट्री क्या है दोस्तों? ये लैंडलॉर्ड है और ये टेनेंट है। लैंडलॉर्ड ने पोजेशन दिया इंजॉय करने के लिए, पर जब टेनेंसी टर्मिनेट होगी तो टेनेंट को फिर से पोजेशन लैंडलॉर्ड को देना ही पड़ेगा। अब ये जो लैंडलॉर्ड के पास राइट है, राइट ऑफ री एंट्री, मतलब लैंडलॉर्ड ने पोजेशन दिया टेनेंट को और जब टेनेंसी टर्मिनेट हुई बाद में फ्यूचर में तो पोजेशन किसके पास चला गया? लैंडलॉर्ड के पास। तो लैंडलॉर्ड ने क्या राइट एक्सरसाइज किया? राइट ऑफ री एंट्री। अब ये राइट ऑफ री एंट्री है लैंडलॉर्ड सिर्फ राइट ऑफ री एंट्री को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ राइट ऑफ री एंट्री को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी और को। हाँ, ये जो राइट है ये उसी केस में ट्रांसफ़र हो सकता है जब लैंडलॉर्ड ओनरशिप दे दे किसी ए पर्सन को या टेनेंट को या किसी और पर्सन को। तो अब ओनरशिप मैंने आपको बताया था कि बंडल ऑफ राइट्स होता है, इसमें कई सारे राइट्स होते हैं। इंजॉय द पोजेशन हो गया, राइट टू सेल हो गया, मॉर्गेज द प्रॉपर्टी हो गया, राइट ऑफ री एंट्री हो गया। तो ये राइट ऑफ री एंट्री उसको मिल जाएगा जो नया ओनर होगा। ये तब ट्रांसफ़र हो सकता है जब आप ओनरशिप दें किसी को। सिर्फ और सिर्फ राइट ऑफ री एंट्री आप किसी को नहीं दे सकते। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। सिर्फ और सिर्फ राइट ऑफ री एंट्री नहीं देंगे। अगर ये राइट ऑफ री एंट्री देना है हमें तो हम ओनरशिप देंगे, तब उसी के साथ ही साथ ऑटोमेटिकली राइट ऑफ री एंट्री उसके पास पहुंच जाएगा। थर्ड देखते हैं दोस्तों। ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम
डोमिनेंट हेरिटेज। ये गिवन है किसमें? सेक्शन 6C में। अब क्या है दोस्तों, कोई एक पर्सन है जो कि ओनर है किसी हाउस का, और इसी के एडजेसेंट में, मतलब लगा हुआ, उसका लैंड है। अब अभी ए पर्सन इन दोनों का ओनर है। अब ए ने बी को लैंड सेल कर दिया। अब लैंड का ओनर कौन हो गया? बी हो गया। पर अब ये हाउस का ओनर अभी भी ए है। अब ए के पास जो यहाँ रोड है, वहाँ पर जाने के लिए बी के लैंड से निकलना ही पड़ेगा। तो यहाँ कोर्ट उसको ग्रांट करेगी ए को कि बी एक राइट ऑफ वे दे ए को। बी क्या करेगा? ए को राइट ऑफ वे देगा, जिससे कि वो यहाँ रोड पे पहुँच पाए। ठीक है। अब इस केस में ए क्या है दोस्तों? डोमिनेंट हेरिटेज। जो हाउस है ये है हेरिटेज, हाउस है डोमिनेंट हेरिटेज। लैंड क्या है? सर्विएंट हेरिटेज। अब अगर ए चाहे कि वो सिर्फ और सिर्फ ये राइट ऑफ वे किसी सी पर्सन को राइट ऑफ वे अगर सी पर्सन को बेचना चाहे तो नहीं बेच सकता। अगर ए को ये राइट ऑफ वे किसी को बेचना है, जैसे सी को बेचना है, तो सी को पूरा हाउस बेचना पड़ेगा। हाउस के साथ साथ, मतलब हाउस क्या है? डोमिनेंट हेरिटेज है। डोमिनेंट हेरिटेज के ही साथ साथ राइट ऑफ वे है। तो अगर ए को राइट ऑफ वे किसी को ट्रांसफ़र करना है तो अकेला राइट ऑफ वे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, पर अगर वो हाउस पूरा ट्रांसफ़र करता है जो कि डोमिनेंट हेरिटेज है, अगर वो डोमिनेंट हेरिटेज ट्रांसफ़र करता है तो उसके साथ साथ राइट ऑफ वे ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। रिस्ट्रिक्टेड
इंटरेस्ट। सेक्शन क्या है दोस्तों इसका? 6D। अब रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों? जो इंटरेस्ट मना हो किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र करने के लिए, उस इंटरेस्ट पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब आप इसको ऐसे समझें कि जैसे किसी कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि ए हस्बैंड है, बी उसकी वाइफ है। ए बी को मेंटेनेंस देगा, ठीक है। अब ए बी को मेंटेनेंस देगा, पर बी ने सोचा कि ये मेंटेनेंस है वो किसी सी पर्सन को मैं ट्रांसफ़र करवा देती हूँ, कि मेंटेनेंस बी को ना दे के सी को दे दो आप। तो ये नॉन ट्रांसफरेबल हो जाएगा। ए का बी से तो कोई रिश्ता है नहीं, बी से रिश्ता है कि बी उसकी वाइफ है, बी को वो पर्सनल कैपेसिटी में दे रहा है, पर्सनल कैपेसिटी में मेंटेनेंस दे रहा है। उसका सी से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो सी को क्यों मेंटेनेंस देगा? बी को मेंटेनेंस देगा क्योंकि बी उसकी वाइफ है, पर्सनल कैपेसिटी में देगा वो मेंटेनेंस। तो यही मेंटेनेंस नॉन ट्रांसफरेबल है। सिर्फ और सिर्फ बी इंजॉय करेगी। अगर बी को उसकी नीड नहीं है तो वो मेंटेनेंस फिर कैंसिल हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्त यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब है अपना 5th राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस, सेक्शन 6DD। ये भी पहले वाले से कनेक्टेड है। ए बी को मेंटेनेंस दे रहा है, इन अ पर्सनल कैपेसिटी। पिछले वाले पॉइंट में वो दे रहा था मेंटेनेंस वाइफ को, बट इसमें क्या है? फ्यूचर मेंटेनेंस, मतलब फ्यूचर में जो मेंटेनेंस मिलने वाला है। जैसे कोर्ट ने डिक्री पास की कि 2025 अगस्त से ए बी को मेंटेनेंस देगा, पर अगस्त तक वाइफ की नीड ख़त्म हो गई है मेंटेनेंस लेने की। तो अब भी ये चाहे कि ये जो फ्यूचर मेंटेनेंस है ये ट्रांसफ़र हो जाए
किसी सी पर्सन के पास, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर बी को नीड नहीं है तो मेंटेनेंस क्या होगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी क्या है दोस्तों, राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस। अगर बी को लेना है तो बी ले, अदरवाइज ये नॉन ट्रांसफरेबल है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। सेक्शन 6E मेयर राइट टू स्यू। अगर आपको ए पर्सन हो आप और आपको बी को स्यू करना है, तो आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ही स्यू करेंगे। ये मेयर राइट टू स्यू नॉन ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। बट ये जो मेयर राइट टू स्यू है दोस्तों, कैन बी ट्रांसफर्ड, कांट बी transferred. When it can be transferred, when it is for an ascertained sum of money, मतलब कि liquidated damages, मतलब इसमें आपको पता है कि आपको कितने रुपए के लिए डैमेज फाइल करना है, ये फिक्स है। पर कब ट्रांसफ़र नहीं होगा, जब डैमेजेस अनलिक्विडेटेड होंगे, मतलब जो सम है वो नॉट फिक्स्ड होगा। जैसे एग्जाम्पल है डेफेमेशन। डेफेमेशन में दोस्तों ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप किसी सेलिब्रिटी का डेफेमेशन करेंगे तो उसका कंपनसेशन ज़्यादा होगा, और अगर वहीं आप किसी नॉर्मल पर्सन का डेफेमेशन करेंगे तो उसका कंपनसेशन कम होगा। तो वो कंपनसेशन कौन डिसाइड करेगा? कंपनसेशन कोर्ट डिसाइड करेगी। तो इसीलिए ये क्या है, नॉट फिक्स्ड है। कोर्ट उसको बाद में फिक्स करेगी कि ए पर्सन को बी पर्सन को इतना कंपनसेशन देना है। ये पहले से फिक्स नहीं होगा, ये बाद में फिक्स करेगी। कौन? कोर्ट। तो इसीलिए कांट बी ट्रांसफर्ड अगर क्या है, डैमेजेस अनलिक्विडेटेड हैं। अगर डैमेजेस लिक्विडेटेड हैं
तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है। पर इन केस ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अगर मनी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स है मनी, तो ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। राइट टू स्यू। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। पब्लिक ऑफिस एंड सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स, ये किसमें गिवन है दोस्तों? सेक्शन 6F में। इसमें क्या है दोस्तों? आ पब्लिक ऑफिस can't be transferred nor can the salary of public officer can be transferred। मतलब पब्लिक ऑफिस है दोस्तों, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा किसी और को, और जो सैलरी है पब्लिक ऑफिसर की, ये भी ट्रांसफ़र नहीं होगी किसी दूसरे पर्सन को। जो जिसको अगर एक है, बी है, ए गवर्नमेंट है, यही तो सैलरी देगी बी पर्सन को। बी क्या है? पब्लिक ऑफिसर है। तो अगर बी चाहे कि मुझे सैलरी ना देकर आप सीधे सी को सैलरी दो, तो ये नॉन ट्रांसफरेबल है। एक पॉइंट देखते हैं दोस्तों, पेंशन। सेक्शन क्या है? 6G। जैसे हम लोगों ने सैलरी देखा था, वैसे ही सेम पेंशन के केस में है। पेंशन जो कि अलाउड है सिविल सर्वेंट्स को, मिलिट्री ऑफिसर को, वो नॉन ट्रांसफरेबल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रांसफर अपोज्ड टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट। सेक्शन 6H। अब दोस्तों इसमें क्या है कि आप वो चीज़ें नहीं बेच सकते जो कि नेचर ने दी हो हम लोगों को। अब जैसे नेचर ने क्या दिया हम लोगों को? एयर, सनलाइट, और भी बहुत चीज़ें हैं, ट्रीज़ हो गए, ETC। ये आप नहीं बेच सकते किसी को, ये नॉन ट्रांसफरेबल हैं। और क्या नहीं बेच सकते दोस्तों आप?
जैसे ए कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है, इसने ट्रीज को कटवाए, तो वो खुद ही उसको परचेज नहीं कर सकता, ये इस पर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। जो फॉरेस्ट गुड्स हैं, फॉरेस्ट गुड्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं खरीद सकता। वैसे ही जो ऑफिसर होता है, ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर वो किसी प्रॉपर्टी को बिकवा रहा है अंडर ऑर्डर 21 रूल 73, अगर वो किसी प्रॉपर्टी को, आपने देखा होगा CRPC में प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है, अगर तब भी नहीं आता है, जो अक्यूज्ड पर्सन होता है, अगर वो तब भी नहीं आता है तो इस प्रॉपर्टी को सेल करा देते हैं। सेल ये बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में होती है। तो अगर ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर किसी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है तो ये जो सेल की गई प्रॉपर्टी है ये परचेज नहीं की जा सकती, किसके द्वारा? ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके अलावा कोई और इसको परचेज करे तो वो लीगल है। अगर ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर इसको परचेज कर रहा है तो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, 10th सेक्शन 6I अनट्रांसफरेबल इंटरेस्ट। अनट्रांसफरेबल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों? सपोज कीजिए ए ओनर है, बी टेनेंट है। ए ने इसको क्या दिया? राइट टू एंजॉय द पोजेशन। अगर ए ने स्पेसिफिकली अगर बी को बोला है कि ये जो मैं प्रॉपर्टी तुमको दे रहा हूँ इंजॉय करने के लिए, ये नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब कि तुम इसको सबलेट नहीं कर सकते, तो बी अलाउड नहीं होगा ट्रांसफ़र करने के लिए। वहीं अगर ए ने बी को अलाउ कर दिया, मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसफ़र क्या करने के लिए? राइट टू एंजॉय द पोजेशन, कि हाँ आप कोई अपना सबलेट रख सकते हो। तो ये किसी और को, जैसे सी पर्सन को सबलेट कर देगा,
बी ने ए से प्रॉपर्टी ली किराए पर और उसको सी को दे दिया। अगर ये ए ने अलाउ किया कि ट्रांसफ़र कर सकते हो तो ये कर सकता है। अगर इसने इसको बोल रखा है, ए ने बी को बोल रखा है कि ये प्रॉपर्टी जो मैं तुमको दे रहा हूँ ये सिर्फ तुम ही यूज़ करोगे, इसको तुम सबलेट नहीं कर पाओगे, तो ये नॉन ट्रांसफरेबल हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।